Hello friends, welcome to all my channel. You are watching Krishna Commerce classes with me yani Krishna sir के साथ. So today we'll discuss about partnership. So आज हम पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे जो कि 11th में चैप्टर 2 यानी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है. सो पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन व्हेन दे आर एग्री टू रन ए बिजनेस कैर्ड बाय वन और ऑल. यानी पार्टनरशिप क्या दो या दो से अधिक आदमी मिलकर किसी बिजनेस को जब रन करते हैं तब उसके प्रॉफिट को आपस में शेयर करते हैं. उसमें कोई एक भी बिजनेस को चला सकता है, सारे मिलकर बिजनेस को चला सकते हैं. उस ऑर्गेनाइजेशन को हम पार्टनरशिप बोलते हैं. सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स की. फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. सबसे पहले आता है मेंबरशिप. सबसे पहले बात करेंगे मेंबरशिप की. मेंबरशिप बात करें मेंबरशिप की. इसमें मिनिमम 2% होते हैं. मिनिमम 2 हो गया, मैक्सिमम 20 हो सकते हैं. इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 10 मेंबर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे. पर अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 उसमें दिया गया कि 100 तक मेंबर्स हो सकते हैं. सेकंड बात करें एग्रीमेंट और सेकंड थिंग्स आती है नेचर की एग्रीमेंट की कि जो बिजनेस करेंगे वे पार्टनरशिप में पार्टनर मिलकर उसका एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी एक समझौता पत्र होना चाहिए जिसपे उनकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है. थर्ड वन होता है आपका बिजनेस आपका लीगल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होता है. फोर्थ प्रॉफिट शेयर. अभी मैं आपको डेफिनेशन में बताया कि जो प्रॉफिट होता है फर्म का उसे वे आपस में शेयर कर लेते हैं. लायबिलिटी, सभी पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. म्यूचुअल एजेंसी रिलेशंस, यानी वे आपस में उनकी म्यूचुअल एजेंसी है उनके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है. नॉन ट्रांसफरेटिव ऑफ शेयर. अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाना चाहता हो तो उसके शेयर को हम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते. रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल होता है. पार्टनरशिप फर्म में आप रजिस्टर करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं. बिना रजिस्टर्ड किए भी आप बिजनेस को रन कर सकते हैं. एंड मैंने मैनेजमेंट बताया था कैरिड बाय वन और ऑल. बिजनेस को एक भी चला सकता है और सारे भी चला सकते हैं. टाइम पीरियड डिपेंड करता है कि आपके पार्टनरशिप फर्म कितने समय के लिए चलती है. बात करते हैं मेरिट ऑफ पार्टनरशिप की. मेरिट ऑफ पार्टनरशिप में इजी टू फॉर्म उसे क्रिएट करना आसान होता है. दूसरा लॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्स होती है, यानी एक हमारे पास में बड़ी फाइनेंशियल रिसोर्स होती है क्योंकि जितने ज़्यादा मेंबर होते हैं उतने ही ज़्यादा एडिशनल कैपिटल वे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. रिस्क शेयरिंग केस ऑफ एनी लॉसेस, तो सारे पार्टनर मिलकर उस रिस्क को शेयर कर सकते हैं. डिवीजन ऑफ वर्क, सारे पार्टनर मिलकर अपने वर्क को डिवाइड करके भी कर सकते हैं और कोई एक भी चला सकता है. मोटिवेशन, यहाँ पे प्रॉफिट का एक मोटिवेशन मिलता है कि जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना ज़्यादा सभी को प्रॉफिट होगा. एंड नेक्स्ट सिक्रेसी, उसमें कोई सीक्रेट होता है और पार्टनर अपने अकाउंट देख सकते हैं. फ्लेक्सिबल, यानी पार्टनरशिप फर्म जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो. एंड मोर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, यानी आप उसी जो स्कोप है हमारे फर्म को बढ़ाने का उसमें हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है. डिमेरिट्स की बात करें, अनलिमिटेड लायबिलिटी. ये डिमेरिट्स होती है कि सभी पार्टनरों के लिए अगर एक पार्टनर की किसी को लॉस हो जाता है तो वो सभी पार्टनरों को बियर करना पड़ता है. नॉन ट्रांसफरेटिव ऑफ शेयर, यानी अगर कोई जाना चाहता है तो उसके शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ये भी एक डिमेरिट्स होती है. कॉन्फ्लिक्ट होता है इसमें झगड़े के चांसेस होना, क्योंकि जरूरी नहीं है सबकी म्यूचुअल एजेंसी एक जैसी हो. उसके बाद अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता रहती है. रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस. जैसे अगर कोई पार्टनर जाता है तो वहाँ पे पब्लिक कॉन्फिडेंस का कमी आ जाती है क्योंकि ये सोचते हैं कि पता नहीं क्यों पार्टनर फर्म को छोड़कर चला गया है. वहाँ पे लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है. बात करें टाइप ऑफ पार्टनरशिप की बात करें ड्यूरेशन बेस पे. ध्यान रखना ड्यूरेशन बेस पे 3 तरह की होती है. पार्टनरशिप एट विल, यानी फॉर ए लॉन्ग टाइम, पार्टनरशिप कर ली जब तक पार्टनर चाह रहे हैं. दूसरी होती है फिक्स पीरियड यानी 2 साल 10 साल के लिए पार्टनरशिप होना. तीसरी होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप सिंपली एक प्रोजेक्ट के लिए होती है. जैसे सपोज दैट मुझे एक ओवरब्रिज बनाना है तो उस टाइम के लिए मैं किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपना पार्टनर बना के उसे बना सकता हूँ. उसके बाद ओवरब्रिज कंप्लीट, पार्टनरशिप कंप्लीट. दूसरी होती है बेस्ड ऑन लायबिलिटी के बेस पे 2 तरह की होती है, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप. जनरल पार्टनरशिप को होती है जिसमें सभी पार्टनर की जो लायबिलिटी वो अनलिमिटेड होती है, जबकि लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है सभी पार्टनर की जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक पार्टनर की लायबिलिटी
अनलिमिटेड होगी। अब बात करते हैं पार्टनरशिप की होगी तो पार्टनर भी होंगे उसमें। तो पार्टनर कितने तरह के हो सकते हैं? पार्टनर होते हैं हमारे, सबसे पहले एक्टिव पार्टनर होता है। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? जो बिजनेस की हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो सिर्फ इन्वेस्ट करता है, बाकी और कुछ नहीं, उसे पार्टिसिपेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। थर्ड वन होता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर इन्वेस्ट करता है पर उसके बारे में जनता को नहीं बताया जाता। फोर्थ होता है नॉमिनल पार्टनर। अब नॉमिनल पार्टनर दो होते हैं, बाय स्टॉपल, बाय होल्डिंग आउट। सबसे पहले बात करते हैं बाय स्टॉपल। बाय स्टॉपल मतलब इसमें क्या होता है? मैंने कहा कि मैं पार्टनर हूं, मैंने कहा कि मैं पार्टनर हूं, उसके सो वो एक्सेप्ट करता है कि मैं पार्टनर हूं पब्लिक के सामने। दूसरा होता है बाय होल्डिंग आउट। बाय होल्डिंग आउट में क्या होता है? फर्म वाले कह सकते हैं कि हाँ ये हमारे पार्टनर है, पर जबकि वो एक्चुअल में ना यस करता है ना नो करता है, पर उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि फर्म ये कहती है कि हाँ वो पार्टनर है। वो होता है बाय होल्डिंग आउट। अब एक लास्ट केस हो जाता है आपका माइनर पार्टनर। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, बट वहीं पे एक कंडीशन दी गई है कि माइनर पार्टनर बन सकता है। वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए होगा, ना कि लॉस के लिए। वो आपका लॉस बियर नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप डीड, सबसे पहले आती है आपकी पार्टनरशिप डीड, यानी कि एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट के बेस पे हम फर्म को स्टार्टअप कर सकते हैं। दूसरा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आपको बताया ऑप्शनल होता है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, नहीं भी करा सकते हो, पर यहाँ पे कुछ कंडीशन आती है। इन केस ऑफ आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो आप अपनी फर्म पे क्लेम नहीं कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्लेम नहीं कर सकते हो, सैलरी के लिए क्लेम नहीं कर सकते हो, किसी तरह के कमीशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते हो। किस केस में? नॉन रजिस्ट्रेशन। बट अगर रजिस्ट्रेशन कराते हो तो वहाँ पे आप उसे क्लेम कर सकते हो। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है? तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में आता है जैसे आपका हमारा कंपनी का, आपके फर्म का नाम, एड्रेस, मेंबर्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, वो सब उसमें इंक्लूड रहती है। तो उससे बाद उसे उस एप्लीकेशन को हमें रजिस्ट्रार को देना होता है। रजिस्ट्रार अप्रूवल करके देगा कि उसके नाम की तरह और कोई नाम नहीं है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हम ये जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप का बिजनेस होता है जो अपने मेंबर्स के लिए हेल्प की तरह वर्क करता है, क्योंकि इनका जो मेन मोटिव होता है वो अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड कराना होता है। सो बात करते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स की बात करें सबसे पहले वॉलंटरी एसोसिएशन, कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है हमारी, उसमें कोई भी अपनी मन मर्जी से ज्वाइन कर सकता है, अपनी मर्जी से वो छोड़ के जा भी सकता है। इसके से वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। इक्वल वोटिंग राइट। देखिए सभी लोग मिलकर तो बिजनेस नहीं कर सकते, तो सारे मेंबर्स क्या करते हैं, उनमें से वोटिंग के हिसाब से प्रेसिडेंट को चुन लेते हैं, वही फिर रूल रेगुलेशन चलाता है। तो यहाँ पे वोटिंग राइट जो होता है 1 पर्सन 1 वोट वाला राइट होता है, यानी हर मेंबर्स को अपनी वोट का पूरा अधिकार होता है। थर्ड वन होता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव मैं अभी बता चुका हूँ आपको। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन मोटिव होता है वो अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड कराना होता है और फाइनेंशियली हेल्प करना होता है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। यहाँ पे मेंबर्स से और ऑर्गेनाइजेशन की जो आइडेंटिटी वो डिफरेंट होती है, यानी अगर कोई मेंबर छोड़ के जाना चाहते हैं तो वहाँ पे उस फर्म को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, वो हमारी फर्म कंटिन्यू रहती है, क्योंकि उसका जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो डिफरेंट होती है उसके मेंबर से। एंड नेक्स्ट वन आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। जो लास्ट में सरप्लस अगर इन केस ऑफ सरप्लस हो जाए तो उसमें क्या होता है कि वे प्रॉफिट को सारे मिलके डिवाइड कर लेते हैं। यहीं से बात करते हैं इनके मेरिट की। तो इजी टू फॉर्म। इजी टू फॉर्म से मतलब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की कोई भी 10-15 इंसान मिलके रन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी। इसमें आपकी लायबिलिटी उतनी होती है जितना आप यूटिलाइज करते हो। इन केस ऑफ जैसे फार्मास्यूटिकल्स जो सोसाइटीज़ होती है, फार्मा जो सोसाइटी होती है, आपने देखा होगा जितना हम खाद लेते हैं, जितना सीड्स लेते हैं, जितना फर्टिलाइजर लेते हैं, उसी की वैल्यू हमें देनी होती है, उससे ज़्यादा कोई एडिशनल हमें चार्ज नहीं देना होता। कंटिन्यूटी।
आप छोड़ के जा सकते हैं फर्म को, ये पॉसिबल है, पर जो फर्म होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है। डेमोक्रेटिक सेटअप, इसका जो सेटअप होता है वो डेमोक्रेटिक यानी आम जनता मिलके, कुछ मेंबर मिलके उसे सेटअप करते हैं, ना कि इसका इंडिपेंडेंट सेटअप होता है। ओपन मेंबरशिप, मेंबरशिप इसमें ओपन रहती है, यानी कोई भी मेंबर बन सकता है, कोई भी मेंबर जा सकता है। एंड इकोनॉमिक फंक्शन, इसके जो मेन फंक्शन होता है इकोनॉमिकली अपने मेंबर्स को हेल्प प्रोवाइड कराना होता है, यानी उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को मेंटेन करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। स्टेटिक पैट्रोनेट, स्टेटिक पैट्रोनेट में आता है आपका कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कुछ छूट मिलती है, जैसे टैक्स में छूट देना, तो उसका फ़ायदा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी उठा लेती है। एंड सोशल यूटिलिटी, इसके जो मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर होता है, यानी अपने समाज में जो मेंबर है उनके वेलफेयर के लिए वर्क करती है, यानी सर्विस प्रोवाइड कराती है। डिमेरिट्स की बात करें तो लिमिटेड कैपिटल होती है, इनसफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, क्योंकि मैनेजमेंट उन्हीं में से हम निकाल एक मेंबर्स को प्रेसिडेंट बनाते हैं। नो मोटिवेशन, यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं होता है, क्योंकि हर मेंबर्स को अपने जो हमने प्रोडक्ट लिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें पेमेंट करना होता है, उससे ज़्यादा हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है। तो उस प्रॉफिट को, जब कोई प्रॉफिट नहीं होता है तो फिर सीधी सी बात है ह्यूमन बीइंग क्या सोचता है, जब कोई प्रॉफिट नहीं है तो उस काम को करने से फ़ायदा क्या है, तो यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स, कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स का मतलब यहाँ पे इतना है कि अगर मेंबर के बीच में वोटिंग राइट में कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा हो सकता है, क्योंकि सभी लोग मेंबर होते हैं, सभी के पास उनकी इतनी लाइबिलिटी होती है, इतने वन वोट वन राइट का वे पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सभी लोग के व्यूज़ अलग अलग भी हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट में आता है एक्सेसिव गुड कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल। इसमें ज़्यादातर जो कंट्रोल होता है वो सोसाइटी का ना होके गवर्नमेंट का होता है। टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करें तो 6 तरह की हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। सबसे पहले आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी होती है, यानी कुछ कंज्यूमर मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं और वे डायरेक्ट किससे, प्रोड्यूसर से माल खरीदते हैं और अपने जो मेंबर हैं उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आर्मी कैंटीन, वे क्या प्रोड्यूसर से माल खरीदते हैं, जो उनके मेंबर होते हैं उन्हें वो गुड्स प्रोवाइड करा देते हैं। दूसरा होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर सोसाइटीज़ होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर सोसाइटी में जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर है वे एक सोसाइटी बनाते हैं, उनमें एक दूसरे को हेल्प करते हैं वे, जैसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराना एक दूसरे को, या कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराना, तो ये सब उसमें आता है। मार्केटिंग सोसाइटी यानी मार्केटिंग कंपनीज मिलके अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए जो छोटी कंपनीज होती हैं वो एक सोसाइटी बना सकती है, जिसका जो मेन बेनिफिट्स होता है सप्लाई ऑफ गुड्स में होता है। सपोज एक छोटी ब्रांच को कहीं दूर गुड्स भेजना है तो उसका तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो कुछ ब्रांच मिलके एक साथ गुड्स को सेंड कर सकती है। क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी जैसे आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वे क्या करते हैं, जो उनमें इंस्टीट्यूशन की तरफ वर्क करते हैं तो उन्हें एक दूसरे को वे फाइनेंस प्रोवाइड करा देते हैं। एंड फार्मिंग कंपनी, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी बताया आपको, जैसे हम कोई सीड चाहिए तो वे लोग क्या करते हैं, सीधे प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदते हैं और फार्मर को प्रोवाइड करा देते हैं, तो इसमें मिडिल मैन का जो कमीशन होता है वो बहुत कम हो जाता है। उसके बाद आते हैं हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटीज़ इस तरह की सोसाइटीज़ होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये अपने कस्टमर्स को, अपने यानी जो इनके एम्प्लॉय होते हैं या मेंबर होते हैं, उन्हें किसी नए शहर में घर प्रोवाइड कराना, आपका रेंट पे अकोमोडेशन प्रोवाइड कराना, ये सब इनका हाउसिंग सोसाइटीज़ का वर्क होता है। ठीक है, अगर यहाँ तक हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कवर किया है, जो कि आपके 11th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर मेरा चैनल वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करना, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।